हेलो गुड इवनिंग। यूनिट नंबर 3 चल रहा था हमारा। यूनिट नंबर 3 में हम काफ़ी कुछ कर चुके थे। और कुछ स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि ये इतनी जल्दी कोर्स कैसे हुआ, तो उसके लिए मैंने आपके लिए प्लान बनाया हुआ है। और उस प्लान में संडे का जो डे है उसमें क्लासेस का ज़्यादा शेड्यूल रखा है। और संडे के बाद की जो डेज होंगे उसमें टू टू क्लास कर देंगे। ठीक है। और आप लोगों को जो मैंने बोला हुआ स्कीम्स वगैरह मैं नहीं पढ़ाऊंगा। स्कीम्स आप ढूंढ ढूंढ के उनके फीचर पढ़ लीजिए। अगर 8 to 10 मार्क्स उससे मिल जाएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कल का टॉपिक हमारा चल रहा था उस टॉपिक के आगे यूनिट नंबर 3 को हम लोग ले रहे थे। उसमें काफ़ी कुछ हो भी गया था। तो स्क्रीन पर आपके वो पेज आ गया जहाँ तक हमने स्टडी किया था। और हम क्या स्टडी कर रहे थे उसके बारे में भी बताते हैं कि जो रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी है उसके कुछ डिफरेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे जो है उनके बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल किया जाता है। जिसमें सबसे पहला था इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में हम लोग मैनी टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग के और इनसोर्सिंग के बारे में बताया था। ये इसके बारे में हमने किया था। और कई सारे बैंकों का उन्होंने बताया था कि फॉरेन बैंक कैसे करते हैं, न्यू जनरेशन बैंक कैसे करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है वो कैसे करते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक कैसे करते हैं। मैंने आपसे ये भी बोला था इसमें से आपसे एक क्वेश्चन केस स्टडी टाइप में आ सकता है कि एक बैंक है वो इस तरह कर रहा है, तो वो कौन से आउटसोर्सिंग पे वो काम कर रहा है, कौन से आउटसोर्सिंग प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया था हमारा बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर इन रिटेल बैंकिंग। तो बिजनेस प्रोसेस के लिए मैंने बताया था कि बीपीआर इनिशिएटिव यानी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बहुत सारे बैंकों में ये नया कॉन्सेप्ट आया है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो नया कॉन्सेप्ट है जब सबसे पहले स्टेट बैंक ने इसे इम्प्लीमेंट किया था। और इस बीपीआर कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ ये बीपीआर क्या होता है। एक तो होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, दूसरा होता है उसको समझना। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है आप जितने भी प्रोसेसेस करते थे उनको देखना, उनको कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, उसमें हम क्या बेनिफिट और क्या वो उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, वो सब देखते हुए हमने उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे सिंपल सी बात बताऊँ, पहले लोन प्रोसेस जो है ब्रांचों में होते थे, अब लोन प्रोसेस सेल में होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग सेल से कर दी गई है। तो ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का ही एक रिजल्ट है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक स्टडी करी थी। और उस स्टडी में उन्होंने ये बताया था कि 4 ब्रॉडली डिफाइंड प्रोसेस मॉडल हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिख दिया था, इससे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट्स आए हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है आपका हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, जो इस तरह से होगा। दूसरा वर्टिकल, जो इस तरह से होगा। प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल और प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटल ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे एक प्रीडोमिनेंटली वर्ड आ गया है। ठीक है। तो इसको समझते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है वहाँ पे। ठीक है। डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द कस्टमर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म इन द डेटाबेस साइट फॉर ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट। तो बेसिकली रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट को अगर आपको डिलीवर करना है तो उनका एक डेटाबेस, प्रॉपर डेटाबेस रहेगा तभी अच्छा काम कर पाएंगे। तो उनको जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं, उनको ऑफर करने हैं, यहाँ सेल की जगह एक ऑफर वर्ड यूज किया हुआ, अक्रॉस एसेट्स लायबिलिटी एंड अदर सर्विसेज। Horizontally organized model is a modular structure using different process models for different product। इसको बोला हॉरिजेंटली। हर प्रोडक्ट के लिए, एवरी प्रोडक्ट के लिए, एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्रोसेस मॉडल है। ठीक है। ऑफरिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोडक्ट वाइज। तो हर प्रोडक्ट के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन है। अब वर्टिकल में देखिए, तो vertical organized model provides functionality across product with customer database orientation
एंड सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डेटाबेस इज यूज अक्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड अगर डेटाबेस यूज हो रहा है तो उसको वर्टिकली नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटल, ये जो थर्ड वाला है। अब इसमें जो है बुक में थोड़ा सा सीक्वेंस अलग दिया हुआ है, क्योंकि आप ये देखिए कि हॉरिजेंटल के साथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल के साथ वर्टिकल, तो वो होना ऐसा चाहिए था कि पहले तो जब एक्सप्लेनेशन पे आए हैं तो एक्सप्लेनेशन उन्होंने ठीक किया हुआ है, उसको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो अंडरस्टैंड करना है क्या है। Predominantly horizontally organized model is mostly product oriented with common customer information for some product। तो ये जो पॉइंट है आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि किस तरह का प्रोडक्ट के लिए कौन सा किस तरह का प्रोसेस यूज करते हैं, तो हम उसको कौन सा मॉडल बोलते हैं। फर्स्ट मॉडल में बोला डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्रोसेस मॉडल, जो हमारा पहला वाला था हॉरिजेंटली वाला। ये सेकंड वाले में बोला उसने वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट, सारे जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए फंक्शनैलिटी विद कस्टमर डेटाबेस एंड सेंट्रलाइज कस्टमर डेटाबेस इज यूज्ड अक्रॉस प्रोडक्ट। तो उसने बोला सेंट्रलाइज एक प्रोसेस कस्टमर डेटा का यूज किया गया, उसने कस्टमर डेटा के प्रोसेस सेंट्रलाइज प्रोसेस यूज करा, और कस्टमर डेटाबेस ओरिएंटेशन। तो ये दो पॉइंट यहाँ पर पूछ सकता है आपसे। थर्ड आया उसका प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड विद कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट। तो इसमें क्या बोला इसने, सम प्रोडक्ट के लिए कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन यूज हो रही है। इन प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल कॉमन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो वर्टिकल में क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रेंज में आ रहे हैं, हॉरिजेंटल में क्या है, सम प्रोडक्ट रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटल में सम प्रोडक्ट रेंज में एक साथ आ रहे हैं, और वर्टिकली में प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली में क्या हो रहा है, फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन है वो कुछ प्रोडक्ट के लिए यूज हो रही है, और इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए यूज हो रही है। तो ये चार पॉइंट आपको फिर बता रहा हूं, याद रख लीजिए कि इसका जब वहां क्वेश्चन आएगा तो आप कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बताया भी है कि कौन कौन से बैंकों में किस तरह का मॉडल यूज होता है। इन मोस्ट ऑफ द पीएसबीज हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज द स्टैंडर्ड नॉर्म। यानी हमारे वहाँ क्या है, पीएसबीज में हर तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिफरेंट मॉडल है। ऑफ कोर्स इन सम बैंक्स प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल डू एग्जिस्ट। अब कुछ बैंकों ने कुछ कॉमन प्रोसेस को एक साथ करना शुरू किया, कुछ प्रोसेस को, कुछ प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए लगभग सिमिलर सा एक प्रोडक्ट बनाया, तो उसका प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटल हो गया। एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सम प्रोडक्ट। तो ये इसकी फीचर है कि कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर सम प्रोडक्ट। In one of the PSBs based in West, predominantly vertically organized model is the scenario implying that a common customer information is available for most of the product, thereby enlarging the scope of cross-selling। and तो अब देखो, जब कॉमन कस्टमर का इंफॉर्मेशन डेटा आप यूज कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, जब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे तो क्या चीज बढ़ जाएगी, आपकी क्रॉस सेलिंग का स्कोप बढ़ जाएगा। ठीक है, द सिनेरियो इज मिक्स्ड इन द केस ऑफ द ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। इन वन बैंक बेस्ड इन कर्नाटका हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल एग्जिस्ट, and in other Tamil Nadu based bank the level of common information across product is relatively high, a blend of predominantly horizontally और vertically organized, यानी दोनों का यूज कर रहे हो। तो उसमें बता दिए कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है ओल्ड कर्नाटका, वो केवल हॉरिजेंटली यूज कर रहा है, और तमिलनाडु का एक बैंक है जो आपका वर्टिकली और हॉरिजेंटली प्रीडोमिनेंटली वाला दोनों तरह का यूज कर रहा है। ये बोलता हाई विद ए ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड का मतलब मिक्स का। ठीक है, ब्लेंडर सुना होगा आपने, जो
मिक्सिंग कर देता है। इफ वी कोरिलेट दिस इंफॉर्मेशन विद द पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव, हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है अपने आप का एक पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव लेके आता है। जैसे एमजी हेक्टर गाड़ी सुनी होगी, तो वो गाड़ी जब पहली बार आई तो उसने हम लोग पोजिशनिंग के लिए स्ट्रगल किया। आजकल आप किया गाड़ी सुन रहे होंगे, किया की जो गाड़ियाँ हैं वो। द पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक हैड स्ट्रेटजाइज्ड फॉर एग्रेसिव रिटेल बैंकिंग ग्रोथ। तो इसमें क्या बोला इसने कि जो भी ये इंफॉर्मेशन होती है उसको बोल रहे हैं कोरिलेट। इफ वी कोरिलेट दिस इंफॉर्मेशन विद पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक हैड स्ट्रेटजाइज्ड फॉर एग्रेसिव रिटेल बैंकिंग ग्रोथ। तो जिसने पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव को लेके काम किया हुआ है वो एग्रेसिव रिटेल बैंकिंग ग्रोथ उसको मिल रही है। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक जनरली फॉलो ए वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। वर्टिकल का फिर बताते हैं कितने प्रोडक्ट इसमें आते हैं, मोस्ट, और वो कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। और वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्रॉस सेलिंग भी पॉसिबल हो पाती है। इन फॉरेन बैंक it is most predominantly vertical organized model, which implies that a retail banking initiative are attempted with common customer information across product। तो यहाँ पर बोला इसने कि रिटेल बैंकिंग के जो इनिशिएटिव हैं वो कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन से यूज कर रहे हैं, लेकिन ये यूज कर रहे हैं जो फॉरेन बैंक है, इसीलिए उसको वो प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपको पॉइंट्स थोड़ा याद रहने चाहिए एग्जाम तक। चलो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस अप्रोच, डोमेन स्पेसिफिक इन रिटेल बैंकिंग। बिजनेस अप्रोच डोमेन स्पेसिफिक इन रिटेल बैंकिंग। तो डोमेन क्या होता है, एक सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी को एक डोमेन नेम देते हैं। ठीक है, द बिजनेस स्ट्रेटजीज with regard to the domain targeted are approached in different way by different bank। तो यहां इसने बोल दिया कि डिफरेंट वे होते हैं और डिफरेंट बैंक के लिए। द मोस्ट कॉमन अप्रोचेज तो कौन सी है, पहली आई सेगमेंटेड। अब देखो फिर यहाँ पे क्रिएट होता है आपका क्वेश्चन, जहां पर भी कुछ टेक्निकल वर्ड हैं उनका एक्सप्लेनेशन है, तो इट मीन्स वो आपके क्वेश्चंस को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को बढ़ा देता है कि वो उसमें से क्वेश्चंस आपका आ सकता है। सेगमेंटेड अप्रोच, ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो ये जो अप्रोचेज हैं, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा तीन अप्रोचेज होगा। अब तीन अप्रोच को समझ लेते हैं हम लोग, सेगमेंट, क्लासिफिकेशन और बीच में ज्योग्राफी बेस्ड। ठीक है, अब सेगमेंट का मैंने कई क्लासों में बता रखा आपको, क्या बोलता है, वेयर ब्रांचेज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द बिजनेस पोटेंशियल with regard to retail space and business targeted in these segment of branch only with focused marketing strategies। तो focused marketing strategies करनी है based on these segment। तो वो business target जो होता है उनका वो different segment पे different होता है। ठीक है, these branches will be positioned as resources center branches and will be a part of overall segmentation game plan of the bank। मीन्स जैसे हम बता सकते हैं आपको कि पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेस तो एक स्पेशल सेगमेंट को लेकर के वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे फायदा क्या होगा कि वो एक जो ओवरऑल सेगमेंट प्लान है उसका वो अचीव होगा उससे। ब्रांचेज आर क्लासिफाइड एज रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर and general centers to have a clear business focus। This concept is an effective business model for PSBs with large network and useful for focused strategy and already getting implemented in some public sector में। तो यहाँ इसने बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पहली बात तो उसने बोला ब्रांचेस को क्या माना, ब्रांचेस क्या है, रिसोर्स सेंटर है। अब रिसोर्स सेंटर क्या मतलब है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा, रिसोर्सेस कौन कौन से रिसोर्सेस का सेंटर है ब्रांच?
ब्रांचेज कौन कौन से रिसोर्सेस का सेंटर है? अभी यूट्यूब में पूछ रहे हैं कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, तो वैभव जी पाटीदार जी आंसर दे रहे हैं मॉड्यूल बी सी डी एंड गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, लेकिन जो ए मॉड्यूल है बहुत छोटा है, लेकिन 3-4 मार्क्स आपको दे सकता है वो, अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो। चलो कोई नहीं बता रहा, मैं बताता हूँ। ब्रांचेज में आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, मैन पावर सबसे ज़्यादा ब्रांचों में होती है। उसके अलावा आपका जो डिपॉजिट बेस है वो भी तो रिसोर्स है आपका, उसी रिसोर्सेस से तो आप एडवांस करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन, कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपकी ब्रांचों से मिल रही है आपको, वो भी रिसोर्स सेंटर है। और नेक्स्ट में उसने बोला प्रॉफिट सेंटर है, थर्ड में बोला प्रायोरिटी सेंटर है, और फिर बोला जनरल सेंटर है। तो ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रांच जो है कौन से सेंटर में ब्रांच का नाम दिया हुआ है। ये ब्रांचेज आर क्लासिफाइड एज रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर, जनरल सेंटर टू हैव क्लियर व्यू। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इफेक्टिव बिजनेस मॉडल फॉर पीएसबीज with large network, जैसे स्टेट बैंक पीएनबी है, फॉर फोकस स्ट्रेटजी एंड ऑलरेडी गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इन सम ऑफ द। तो ये जो सेगमेंटेड अप्रोच वाला जो काम है वो पीएसबीज ने किया हुआ है। ठीक है, अब आया ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, वेयर रिटेल मॉडल्स आर बिल्ट ऑन बेस ऑफ द ज्योग्राफी की। इस ज्योग्राफी में हमारा किस तरह से काम करेंगे, और हिली एरिया में अलग तरह से काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच, वेयर स्ट्रेटजीज आर डिजाइंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ब्रांच। अब वो क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच में क्या है, रूरल ब्रांच, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो। दिस स्टडी हेल्प ए बेटर प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग। तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई बता सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो इस पे बेस्ड है, डिजाइन किया हुआ है? कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो इस पर बेस्ड हो, ब्रांच के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड हो। आंसर दीजिए, ऐसे सुन के क्या होगा भाई, कुछ तो आंसर रूरल करिए। रूरल में एग्रीकल्चर और अर्बन में तो हम वो करते हैं एडवांस से। ये आपने बताया, हाँ ठीक है। ब्रॉडली ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो रूरल ब्रांचों में एग्रीकल्चर फोकस कर दिया उसने, और आंसर दे रहे हैं केसीसी भी ठीक है। और बताइए, कोई और दूसरा प्रोडक्ट बताइए। लॉकर, लॉकर की फीस शायद हर सेंटर पे अलग अलग है ना, लॉकर की फीस अलग है। और सेविंग बैंक में जो बैलेंस रहता है उसका भी शायद रूल अलग अलग है, पता नहीं अब क्या होगा, एक है या अलग है, ये देख लेना थोड़ा सा। लेकिन वो क्या है कि रूरल अर्बन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन करा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, जैसे एसएमई का है, वो जो अर्बन ब्रांचेज होते हैं उसमें एसएमई को फोकस कर दिया। क्रेडिट कार्ड में जो अर्बन ब्रांच है उनको गोल्ड लोन, गोल्ड लोन का तो अर्बन में ही ठीक है, हाँ ठीक। ठीक है, तो ये 3 तरह की अप्रोचेज हो गई, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसको। बिजनेस अप्रोच, डोमेन स्पेसिफिक इन रिटेल बैंकिंग। पहला है सेगमेंटेड अप्रोच। ठीक है, सेगमेंटेड अप्रोच में ब्रांच के जो पार्ट हैं, रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर, जनरल सेंटर, ये इनको बेस ध्यान में रख के ही क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, और फिर है ज्योग्राफी बेस्ड ब्रांचेज। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूँ आपको। जो रिसोर्स सेंटर है, जो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग ब्रांच होती हैं, प्रॉफिट सेंटर जो एडवांसेस ब्रांच या फॉरेक्स का बिजनेस करती है, प्रायोरिटी सेंटर जो आपके प्रायोरिटी सेगमेंट को पूरा करते हैं, और जनरल सेंटर जहाँ मिसलिनियस वर्क होते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सेगमेंट अप्रोच। ज्योग्राफी में बेस डिफरेंट ज्योग्राफी में अलग होता है, और क्लासिफिकेशन बेस अप्रोच में ब्रांचों की कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, most of the PSB have not developed any specific business model
on the above lines and generally adopt a holistic model based, holistic मतलब एज ए होल सब कुछ यूज कर रहे हो on the corporate center objective for retail in, अब जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है रिटेल के लिए वो उसी पे इम्प्लीमेंट होगा. इन सम बैंक सेगमेंटेड अप्रोच इज बीइंग बिल्ट इन द कॉर्पोरेट मॉडल बट नॉट ए स्टैंड अलोन सेगमेंटेड अप्रोच. तो कॉर्पोरेट मॉडल में ही उसको प्लेस किया हुआ सेगमेंटेड अप्रोच को. इन ओल्ड प्राइवेट बैंक ऑल्सो द ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव फॉर रिटेल इज द बेसिस फॉर द मॉडल एंड सेगमेंटेशन इज बिल्ट ऑन द मॉडल ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट. तो ये सेगमेंटेशन को बोल रहे हैं थोड़ा सा लिमिटेड एक्सटेंट में यूज करते हैं, अदरवाइज जो है और मॉडलों को यूज ओवरऑल यूज करते हैं. ठीक है, प्राइवेट बैंक की बात करें. इन द न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक में अ मिक्स ऑफ सेगमेंटेड मॉडल, एंड ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, वहां सोचोगे, खैर ये तो नहीं सोचोगे, पता लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा वो सोचे कहाँ से आया. थोड़ा सा आप ध्यान रखिए जरा. न्यू जनरेशन में मिक्स ऑफ सेगमेंटेड मॉडल एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल, तो दो मॉडल यहाँ पे यूज करें, जोग्राफिक मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं. इज अडोप्टेड टू कैप्चर द रिटेल पोटेंशियल स्ट्रक्चर वे इन ए सेगमेंट वेयर इट मैटर्स. इन फॉरेन बैंक द मॉडल नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी अबव बेस्ड, वो अपना गेम प्लान के हिसाब से अपना काम करते हैं. ठीक है, चलो. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं एक बार उसको बस जस्ट हेडिंग हेडिंग थोड़ा देख लो जरूर, और अगर आप हमारे साथ साथ अंडरलाइन कर रहे हैं तो उन पॉइंटों को थोड़ा सा देख लीजिएगा. अगर आपने सेम डे नहीं रिवाइज किया तो नेक्स्ट डे कुछ नहीं मिलने वाला आपको. ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रोडक्ट मॉडल इन रिटेल बैंकिंग. प्रोडक्ट मॉडल इन रिटेल बैंकिंग. रिटेल बैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग मल्टीपल रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट and or services to multiple customers through multiple channel of distribution to earn a profit. ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसने बोला मल्टीपल रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मल्टीपल कस्टमर्स थ्रू मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब अर्न करना प्रॉफिट, मल्टीपल रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है, मल्टीपल उसके कस्टमर्स हैं और मल्टीपल उसके चैनल्स. ठीक है, कस्टमर, प्रोडक्ट और बीच में क्या है, चैनल. तो ये भी खूब सारे हैं, चैनल भी बहुत सारे हैं और प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं, सबका मिक्स ये किसी भी तरह से. ठीक है, डिमांड इज क्रिएटेड थ्रू द डाइवर्स टारगेट मार्केट एंड प्रमोशनल टैक्टिक्स सेटिस्फाइंग कस्टमर्स वांट एंड नीड्स. तो ये हमारा पूरा इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि भाई आप क्या करेंगे, टारगेट मार्केट चूज करेंगे, प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे और कस्टमर की वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करें. रिटेल बैंकिंग in India characterized by the multiple product, multiple channel and multiple customer group which are customized and personalized to suit the need of the various customer. तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम प्रोडक्ट को कस्टमाइज और पर्सनलाइज करेंगे. ठीक है, और हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, मल्टीपल चैनल है और मल्टीपल कस्टमर ग्रुप है. ठीक, this multiplicity of the roles to be played by the retail banking adds to the excitement as well as the challenge faced by the banker. तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रोल है, रिटेल बैंक जो बैंकर जो प्ले करते हैं इस रोल को, एड्स टू द एक्साइटमेंट एज वेल एज द चैलेंजेस फेस. तो वो जो लोग यूज करते हैं उनका एक्साइटमेंट भी है, उनके साथ उसके साथ उनको चैलेंज भी फेस करने पड़ते हैं. किसी का माइक खोल रहा, मैं माइक यहाँ से बंद कर रहा हूँ. अच्छा, इसमें जो लोग न्यू इनरोल हो रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि उनका जो प्रॉपर कोर्स है वो 25 से चलेगा, तो अभी फिर भी हमने उनको क्लासेस परमिट कर दी हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. ठीक है, अभी रिटेल का पेपर जो है रिमेनिंग है लोगों का, उसके लिए कुछ पॉइंट्स को कवर कर दे. The multiple products included various type of deposit,
क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इंश्योरेंस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को बता दिया उसने। मल्टीपल चैनल कौन कौन से हैं? इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल, ये पता ही है आपको। मल्टीपल कस्टमर कौन से हैं? इंडिविजुअल, माइक्रो, एसएमई, ये सब। तो ये तीनों चीज़ों का आपका यहाँ कैटेगराइजेशन हो गया। द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग plays an important role for the retail banking strategy of the banks and extend across liability and asset। तो अब उसमें बोला कि जो भी बैंकिंग रिटेल बैंकिंग स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजीज को पूरे लाइबिलिटी, एसेट या अदर सर्विस सबके बीच में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। दो essentially retail assets and liability product constitutes the basic structure of the। तो रिटेल बैंकिंग में बेसिक क्या है? रिटेल एसेट यानी कि जो रिटेल के डिपॉजिट हैं और रिटेल के लोन्स हैं। The trend has been changed in the recent year. Marketing of third party product has emerged as one of the important। तो बोला कि रिटेल बैंकिंग में ही ये जो अदर लोगों के अदर थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट भी आप सेल कर रहे हैं, ये भी एक नया जो है वो एरेना खुला हुआ है। पहले तो सिंपल सिंपल लोन और डिपॉजिट थे। एसेट साइड में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? बहुत कॉमन सी है, आपको पता है। रिटेल बैंकिंग रिजल्ट द बेटर यील्ड, improved bottom line of a bank। Retail segment a good avenue for fund deployment। Consumer loans are presumed to be lower risk and NPA perception। ठीक है। Help economics revival of the nation through the increased production activity। अब जब आप लोन देंगे तो लोन देने से लोगों के पास मनी आएगा, तो वो मार्केट में परचेजिंग करेंगे, बाइंग करेंगे। तो जब बाइंग करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इम्प्रूव्स लाइफ स्टाइल एंड फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल थ्रू अफोर्डेबल क्रेडिट। वही लोन लोन दे करके लाइफ स्टाइल। इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट क्रेडिट। तो एसेट साइड में वो इतने काम कर रहा है। और लाइबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ इसमें नया नहीं है, सब आपको पता है कौन से वो कर रहे हैं। बस इसमें दो तीन चीज़ें हैं, जैसे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रुप इंश्योरेंस आ गया आपका। ठीक है। लाइफ और नॉन लाइफ दोनों दे रहा है। ये प्रोडक्ट तो आपको पता है कि एटीएम डेबिट, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, सबको पता है। जेनरिक बिकम जेनरिक फीचर वाले। ठीक है। फंड्स kept in accounts are not allowed to stay idle and undertake activity traveling by means of swift fuel। तो अब क्या है, कई बार आपके जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें अगर ज़्यादा फंड पड़ा हुआ है, तो वो ज़्यादा फंड को यूज करने के लिए उसको वो एक एडवाइस कर देते हैं कि आप अपने एफडी में इसको कन्वर्ट करा लीजिए। तो वो ऑटो जो बैलेंस है वो एफडी में ट्रांसफर हो जाता है और रिक्वायरमेंट के समय ऑटो ब्रेक हो जाता है। तो जो फिक्स डिपॉजिट का एक ये फीचर नया वाला आ गया है। ठीक है। उससे क्या हुआ, इंक्रीज इन अर्निंग हो जाएगा सब। ठीक। अगला देखो, एटीएम डेबिट कार्ड ऑफर स्टैंडर्ड एंट्री लेवल प्रोडक्ट। मतलब बेसिक लेवल में आ गया। जैसे आजकल अगर हम बात करें तो गाड़ियों में बेसिक लेवल आ गया एबीएस, लगभग सभी गाड़ियों में एबीएस आने लग गया। स्वीप फैसिलिटी एड ऑन and add-on life and health cover are offered only in some bank। सुपर सेविंग अकाउंट्स विद वैल्यू बकेट, एक हाई वैल्यू कस्टमर, उनको क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ऑफर करते हैं। और ऑल्सो ऑफर्ड बाई सम बैंक विद स्पेसिफिक ब्रांड नेम। इन करंट अकाउंट ऑल्सो द above facilities award in addition current account with fixed overdraft facility is also for the most of the bank। ठीक है। अब जहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आएगा तो वहाँ पे हम देख लेंगे। Product and services across bank, the product differentiation among bank is only value differentiation is the key factor। क्या वर्ड है बताइए? सेम वही वर्ड है। वेफर पिनी। वाफर ही है। हम्म। उसका मीनिंग पता है किसी को? वेरी थिन लाइट, हल्का सा होता है। मतलब वेफर का मतलब वेरी यूज हो गया। स्लाइट डिफरेंस है। अच्छा, स्लाइट, वेरी थिन एंड ओनली वैल्यू डिफरेंस। अच्छा, स्लाइट। थिन का मतलब हो गया स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा फर्क है, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ठीक हो गया। आगे देखिए,
ऑल बैंक ऑफर टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट विद मंथली क्वार्टरली, बहुत सिंपल सी बातें लिखी हुई है। ऑलमोस्ट ऑल बैंक। आप भी कंसंट्रेट होके सामने स्क्रीन पे देखते रहिएगा। यहाँ पे इसने समराइज थोड़ा सा कर दिया। इन शॉर्ट, रिटेल डिपॉजिट आर स्टेबल एंड कॉन्स्टिट्यूट कोर डिपॉजिट, इसी को कोर डिपॉजिट बोलते हैं। दे आर इंटरेस्ट इनसेंसिटिव, लेस बार्गेनिंग फॉर एडिशनल इंटरेस्ट, ठीक है। दे constitute low cost fund for the bank. Effective customer relationship management with retail customer build a strong customer base. अब आए रिटेल एसेट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका ये रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट है डिपॉजिट वाले, और अब आ रहे हैं लाइबिलिटी प्रोडक्ट के बाद एसेट प्रोडक्ट। तो एसेट प्रोडक्ट में लोन्स हैं, इसमें हमें शायद पढ़ना नहीं पड़ेगा कुछ भी। हर एक तरह का उन्होंने वो बना दिया है, जैसे डॉक्टर के लिए आ रही है, सबके लिए अलग अलग सेगमेंटाइज किए हुए प्रोडक्ट को। यहाँ इन शॉर्ट में देख लो, यहाँ पे बेटर यील्ड इम्प्रूव्ड बॉटम, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि जो आपके एसेट प्रोडक्ट है उनसे क्या फायदा है। रिटेल बैंकिंग रिजल्ट है बेटर यील्ड इम्प्रूव्ड बॉटम लाइन फॉर ए बैंक। रिटेल सेगमेंट इज ए गुड रेवेन्यू फॉर फंड डिप्लॉयमेंट, कि आपके पास जो डिपॉजिट आ रहा है यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। कंज्यूमर लोन्स आर प्रेज्यूम टू बी लोअर रिस्क वाला। हेल्प इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ द नेशन थ्रू इंक्रीज प्रोडक्टिव एक्टिविटी, improved lifestyle and fulfills aspiration of the people through affordable credit. Retail banking involves minimum marketing effort in a demand-driven economy. Diversified portfolio due to huge customer base enable bank to reduce their dependency on the few single borrower. Bank can earn good profit by providing non-fund based। तो ये सारे जो है एसेट्स प्रोडक्ट में आ गया उसका, ठीक है। अदर प्रोडक्ट में है ये जो आजकल मिसलीनियस है, डेबिट क्रेडिट कार्ड, गोल्ड कॉइन की भी सेल कर रहा है, म्यूचुअल फंड है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, रेल टिकट है, ठीक है, एयर टिकट बुकिंग हो रही है, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज हो रही है, ये सारी सर्विसेज आजकल प्रोवाइड करा रहा है। The revenue model from these fee-based services are quite attractive, and some banks in private space generate revenue above 50%। 50% की revenue यहाँ से जनरेट करते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट एजेंसी ले लेते हैं लाइफ और नॉन लाइफ, जैसे कई बैंकों ने क्या है LIC ऑफ इंडिया की ले रखी है पॉलिसी, कई बैंकों ने क्या है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस का नॉन लाइफ में ले रखा है। गोल्ड कॉइन को सेल करना, पेमेंट गेटवे फैसिलिटी, ये एक मिसलिनियस सर्विसेज में है, इज ए बिग इम्पैक्ट ऑफर्ड ओनली बाई ए फ्यू बैंक। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस है, पोर्टफोलियो मैनेजर, ये सारी सर्विस है, ठीक। अब आया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन रिटेल बैंक। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन रिटेल बैंक। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अटेम्प्टेड बाई बैंक्स इन अ डिफरेंट वे। इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब इन हाउस प्रोडक्ट में क्या होता है, इंडिपेंडेंटली डेवलपिंग द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड मार्केट डायनामिक इज वन वे। इन द प्रोसेस हाइब्रिड क्रॉस पॉलिनेशन इनकॉर्पोरेटिंग द बेस्ट फीचर। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ इस प्रोडक्ट के फीचर अच्छे वाले, कुछ उस प्रोडक्ट के अच्छे फीचर वाले मिला जुला के एक नया प्रोडक्ट ले आना, ठीक है। अवेलेबल मार्केट में जो अवेलेबल होता है उनसे लेके आना, अनदर वे टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चलो मुझे एक आंसर दे दीजिए कि रिसेंट में कौन सा एक ऐसा कोई प्रोडक्ट बताइए जो बैंक जो है इस क्रॉस पॉलिनेशन कॉन्सेप्ट पे यूज कर रहे हैं, बोलिए। और यहाँ पर भी वो इम्पोर्टेंट है अदर सर्विसेज में। चलो आप लोग क्या बताओगे, देर करोगे तो। Yes, I ये जो फास्ट टैग वाला, अनदर वे ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन प्योरली ऑन मार्केट कंडीशन एंड कस्टमर सेगमेंट्स विदाउट एनी बैकग्राउंड रिसर्च। तो पहला वाला तो उसने बोला कि रिसर्च बेस्ड है, दूसरा बोला विदाउट रिसर्च में फॉलो द लीडर अप्रोच, जो बड़े बड़े बैंक करते हैं, वो जैसे SBI या PNB कोई पॉलिसी ला रहे हैं BOB, तो उसी तरह का कोई नया प्रोडक्ट और बैंक भी ले आते हैं बाद में, ठीक है, या कोई प्राइवेट ले आता है,
तो उसको देख के हम भी प्रोडक्ट बाय डेवलपिंग द सेम लाइंस ऑफ द लीडर। तो पहला वाला हो गया रिसर्च बेस्ड, दूसरा हो गया नॉन रिसर्च बेस्ड लेकिन फॉलो द लीडर अप्रोच वाला। द अदर मोस्ट कॉमन मॉडल इज सिंपली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द top management without any background research or analysis. The basis for these product development, as said earlier, is either the segmentation approach or geographical based. तो जो भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा वो इन्हीं 3 अप्रोचेस से लिया जाएगा, ठीक है। और बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट लाइक एनआरआई, एचएनआई, मास एफिलिएंट, सैलरी प्रोफेशनल और वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये अप्रोच जो है स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट वाली अप्रोच ऐड कर दी है। यहाँ देखो ये बोल रहा है द व्यूज एंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट आर द प्राइम ड्राइवर्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। टॉप मैनेजमेंट ही सब तय कर रहे हैं, ठीक है। In private sector, both old and new, product development is done on the in-house independently. Incorporate the marketing dynamics, segmentation, classification, customer segment, and product positioning adopted by the other player. तो जैसे और लोग अपना प्रोडक्ट लाए हैं उसी तरह हम अपने प्रोडक्ट को लाके प्रोडक्ट पोजिशनिंग करेंगे, कस्टमर सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए उनका क्लासिफिकेशन, रूरल, अर्बन और सेगमेंटेशन और उनकी मार्केट डायनामिक को ध्यान में रख के कोई भी प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा। फंडामेंटल अप्रोच क्या होती है? कंडक्टिंग ए मार्केट सर्वे अबाउट द नीड ऑफ लेवल ऑफ गैप अमंग द टारगेट ग्रुप। तो अब देखो नीड, लेवल एंड गैप, इसका मतलब क्या है कि मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट होता है कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि जब मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा। उस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को कंपनी परसीव करती है या कंपनी सोचती है कि वो ऐसा सोच रहा है, और जब प्रोडक्ट बाजार में आता है तो दोनों में डिफरेंस आता है कि कस्टमर तो सोच रहा था कि 0 से 60 किलोमीटर 5 सेकंड में चले जाए, कंपनी सोच रही है कि 10 सेकंड सोच रहा है कस्टमर, तो वो 10 के हिसाब से बना देंगे। तो ये जो गैप है इस गैप को रिसर्च करते हैं। आइडेंटिफाई द नीड्स, डेवलपिंग द प्रोडक्ट, पायलट टेस्टिंग करती है, सैंपल यूनिवर्स, गेटिंग फीडबैक, फाइन ट्यूनिंग ऑफ द प्रोडक्ट फीडबैक एंड देन द फाइनल रोल आउट। तो ये जो है एक आपका वो आ गया क्वेश्चन। तो उसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, इसको आप सबसे पहले आप नीड, डेवलप प्रोडक्ट, पायलट टेस्टिंग, गेटिंग फीडबैक और इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे सीक्वेंशियल पूछ सकता है, ठीक है। मार्केट पीएसबी में क्या होता है, मार्केट सर्वे इज डन ओनली थ्रू द इन हाउस रिसोर्सेज एंड नॉट आउटसोर्स। मतलब ब्रांच में ही लोगों को लगाते हैं कि भाई जाओ एक सर्वे करके हमें बताओ, ब्रांच के स्टाफ, बैंक के स्टाफ, ठीक है। और कुछ बैंकों में क्या है कि मार्केट सर्वे डन ही नहीं, मतलब करते ही नहीं है, और प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और लॉन्च कर देते हैं जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस होती है उसके अकॉर्डिंग, एंड विदाउट एनी पायलट रन एंड फिर बस लॉन्च कर दिया, ठीक है। स्टेट बैंक ने से योनो लॉन्च कर दिया था। प्रोसेस मॉडल फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो ये वाला था प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात थी हमारी, ये था प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन रिटेल बैंकिंग। अब आई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद आपका प्रोसेस मॉडल फॉर प्रोडक्ट, जो आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है उस प्रोडक्ट का प्रोसेस मॉडल क्या होगा। तो इसमें क्या है, 3 डायमेंशन में होती है। एंटायर प्रोसेस इज डन थ्रू द इन हाउस रिसोर्सेज, सम प्रोसेस इन हाउस है, सम आउटसोर्स, और क्या थर्ड अप्रोच क्या, आउटसोर्सिंग ऑफ द एंटायर प्रोसेस। तो 3 हमने अप्रोचेस शुरू से पढ़ी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। PSB and private banks are entire process products services are done through the in house। तो यहाँ पे क्या है, पुराने लोग इन हाउस ही करते थे, आजकल क्या है आउटसोर्स किया जा रहा है, नया डेवलप रिसर्च करी जा रही है,
बट जनरली नो आउटसोर्सिंग इज डन फॉर द प्रोसेस पार्ट। प्रोसेस पार्ट में क्या है कि कोई नई नो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। इन न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक आउटसोर्सिंग इज अटेम्प्टेड पार्शली, तो ये पहले भी लिखा था, वही आगे दोबारा है। और इसमें एक चीज बोल रहा है कि ज्यादा ध्यान उनका रिटेल एसेट को क्रिएट करने में, रिटेल एसेट के प्रोडक्ट का प्रोसेस मॉडल बनाने में, क्योंकि उसी से उनकी इनकम होनी है। ठीक है। और लाइबिलिटी के प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड होते हैं, सिंपल से करंट अकाउंट, सेविंग, एफडी और आरडी, बस थोड़ा थोड़ा उसमें क्या है, नए नए फीचर डाल के उसको नया प्रोडक्ट शो किया जाता है। यहाँ देखो जो मॉडल यहाँ पे दिए हुए प्रोसेस मॉडल पढ़े हैं ना हमने, द कॉमन फॉर of common form of process model is centralized retail asset, जो मैंने बोला था ना RACPC या CRAPC बनाया उन्होंने। All retail loans sourced and by the branches and by marketing team are processed at single point, and assets are financed through at center processing alone done at the center and financing done at the branches। तो ये आपको पता पहला वाला हो गया। Another model is centralized for some asset product, यानी सारे लोन नहीं, कई सारे लोन ब्रांच में हो रहे हैं, लेकिन हाउसिंग लोन एक तरह से आरसीपीसी में हो रहे हैं। और थर्ड मॉडल में क्या है, सेंट्रलाइज बट ओनली रीजनल प्रोसेसिंग हब्स टू कैटर द स्पेसिफिक क्लस्टर। अब वहाँ पे क्या है, कई जगह पे आपने देखा होगा कहीं पे एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, पर्टिकुलर टाइप का एक्टिविटी होती है, तो उस टाइप की एक्टिविटी के लिए एक प्रोसेसिंग सेंटर खोल दिया। तो बोल रहा द थर्ड मॉडल इन्वॉल्व्स नो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग बट only regional processing hub to cater a specific cluster or geography of branches and process one or more type of loan. It will exist along with the standalone processing at the branch level। तो branch के साथ exist कराएगा। Some bank follow the standalone branch level processing। अब ये लोन में तो कोई ऐसा बताएगा जिसके वहाँ अभी स्टिल लोन प्रोसेसिंग ब्रांच में हो रही है, कोई है ऐसा जिसके वहाँ पे ऋषिनाथ जी ने बोला हुआ है 5 सर्विस लेवल गैप हैं, और ये 5 सर्विस गैप जेआईबी की बुक में दिए हुए हैं। हाँ, कौन सा बैंक है आपका? तो अभी भी कुछ बैंकों में प्रोसेसिंग सेंटर है ही नहीं, हर ब्रांच को वहीं कर रहे हैं। पर्सनल लोन्स इन एसबीआई, Even gold loans and express credit are also given by branches. हाँ गोल्ड लोन में भी ये है, वो उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग बनेगा। एफडी के अगेंस्ट के लोन जो हैं, एलआईसी के अगेंस्ट लोन है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन्स हैं, तो जो मोस्टली सिक्योर टाइप के लोन्स हैं वो अभी भी स्टैंड अलोन ब्रांच में हो रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि सारे प्रोडक्ट स्टैंड अलोन है, अब कुछ कुछ लोन होता तो मिक्स हो गया। हाँ आरआरबी में भी लेकिन प्रोसेसिंग सेल बन गया है। हाँ, तो ऐसे बैंक जहाँ पे मोस्टली प्रोडक्ट जो है स्टैंड अलोन ब्रांचों में प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसिंग के है 3 आए यहाँ पे। एक में बोला कि जो रिटेल लोन्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर जो है सेंट्रलाइज रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर बना दिया, यानी जितने भी रिटेल लोन्स हैं सारे के लिए। सेकंड टाइप में आया था, मैं कलर चेंज करता हूँ जरा, पहला था द रिटेल लोन्स के लिए कॉमन हो गया, सेकंड वाले में बोला फॉर सम एसेट के लिए हो गया, और थर्ड वाले में बोला स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग, प्रोसेस मॉडल फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, किस तरह से कौन कौन से मॉडल हमारे चल रहे हैं। ठीक है, अब ये पब्लिक सेक्टर में जो है ये फेजेस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट वालों ने तो शुरू से ही शुरू ये कर दिया था, क्योंकि पीएसबी में ये प्रोसेसिंग जो है सिस्टम लो है थोड़ा।
अब यहाँ पर ये प्रोसेस मॉडल है, ये प्रोसेस मॉडल है लाइबिलिटी के लिए, तो लाइबिलिटी के लिए बोलता है उसमें सेंट्रलाइज मॉडल ले आए। ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेज प्रोसेसिंग फॉर टेंजिबलाइजिंग द सर्विस नेचर इनटू ए प्रोडक्ट नेचर। ओपनिंग ऑफ अकाउंट, इश्यू पासबुक, चेक बुक, ये सब आउटसोर्स हो गए। ये क्या है, आर द स्टेज इज इन द टेंजिबलाइजेशन प्रोसेस। टेंजिबलाइजेशन का प्रोसेस में क्या होता है, अच्छा टेंजिबिलिटी में आपने देखा होगा, टेंजिबिलिटी में किसी प्रोडक्ट को, जैसे सर्विसेज को टेंजिबलाइज करने का मतलब ये होता है कि जब इन सेल से चेकबुक और एटीएम आएगा, तो जब उनके पास एनवेलप में आएगा, उसकी डिलीवरी होगी पोस्टमैन के थ्रू, तो वो प्रोडक्ट आपका टेंजिबलाइज हो गया। यानी सेविंग बैंक का प्रोडक्ट इन फैसिलिटी के डिलीवरी से कैसा हो जाएगा, टेंजिबलाइज हो जाएगा। ठीक है। इन द सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग ऑल द अबव एक्टिविटीज आर कैरीड आउट इन अ सिंगल पॉइंट। इन रीजनल प्रोसेसिंग हम 10, तो आपको पता है कि अब जो है अधिकतर बैंकों ने अपने अकाउंट जो खोलते हैं, अकाउंट खोलने का फॉर्म लेके उसको स्कैन करके वो सेंट्रलाइज हब में डालते हैं, वहां से वो देखते हैं कोई कमी तो नहीं है अकाउंट में। अगर कमी है अकाउंट में तो वो आपको बोलते हैं इस कमी को सही करिए। ठीक है। इन रीजनल प्रोसेसिंग हब द सेम एक्टिविटी, ठीक हो गया। और बहुत सारी एक्टिविटी हैं, चेकबुक इशू करना, कार्ड, पिन, मेलर वगैरह वगैरह सब। ठीक है। लेकिन चाहे कुछ भी करे ब्रांच, एटीएम डेबिट कार्ड जो है अभी भी वो सेंट्रलाइज प्रोसेस से ही डिलीवर हो रहा है। प्रोसेस मॉडल डिफर्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स which require single stage processing and multi stage processing। तो क्या बोला इसने, प्रोसेस मॉडल्स डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग के मॉडल प्रोडक्ट से डिफरेंट है, विच रिक्वायर सिंगल स्टेज प्रोसेसिंग एंड मल्टी। तो प्रोडक्ट में, कुछ प्रोडक्ट में सिंगल स्टेज प्रोसेसिंग है, कुछ प्रोडक्ट में मल्टीपल स्टेज है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट एंड इशूइंग रिसीट इन्वॉल्व्स अ सिंगल स्टेज प्रोसेसिंग, like giving car loan is single stage processing, but in the case of housing loan and or saving current account, multi stage processing involved। मतलब कई सारे फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट में उसने पैसे जमा किए और आपने उसको एफडी पकड़ा दी, लेकिन सेविंग बैंक में क्या, उसको एटीएम भी चाहिए, उसको चेकबुक भी चाहिए, ये सारी चीजें। इन दिस सिनेरियो द प्रोसेस मॉडल शुड बी स्टैंड अलोन और सेंट्रलाइज। तो स्टैंड अलोन भी हो सकता है, सेंट्रलाइज में डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है। In the case of PSB, no watertight process model is adopted, but a judicious mix of the। तो सारे प्रोडक्ट के लिए कोई बहुत, ना तो सेंट्रलाइज है ना स्टैंड अलोन है, कुछ उधर कुछ स्टैंड अलोन है, कुछ सेंट्रलाइज है, मिक्स है इसका। और रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन में इफिकेसी लाने के लिए आपको प्रोसेस टाइम से ही आप किसी उसमें रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट में इफिकेसी ला सकते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस टाइम को किस नाम से जानते हैं आजकल, Turnaround time. टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। That. टैट बोलते हैं इसको ना। प्रोडक्ट डिलीवरी की प्रॉमिस होती है। ठीक। कॉन्फिडेंस एंड प्रोसेस इफिशियंसीज ऑफ बैंक, क्विकर प्रोसेस टाइम, मोर डिलीवरी होती है, सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ आ गया देखो। मोस्ट पीएसबी हैव प्रेस्क्राइब प्रोसेस टाइम for different asset product। Interestingly, one Southwest has implemented a Six Sigma quality implementation model in which the process time also finds a place। अब बताओ, ये मैंने आपको एबीएम वाली बुक में पढ़ाया था, बहुत अच्छी तरह समझाया था।
ठीक है। 6 सिग्मा में जेड की वैल्यू कितनी होती है और परसेंटेज क्या होता है? 99% सर। 99.7%। 99 में तो 2.64 करीब होता है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू ऑलमोस्ट 3 यानी 2.99 है, ऐसे करके। तो ये आ गया, देखो मैं जो वहां समझाया था ना, 3 सिग्मा इस साइड, 3 सिग्मा उस साइड, 3 को 6 सिग्मा, यानी एरर के चांसेस बहुत है ही नहीं, समझ लो बहुत। द प्रोसेस टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड एंड वेरीज 2 days to 15 days डिपेंडिंग ऑन द वेदर प्रोसेस एज ब्रांच और ओरिजिनल, तो डिपेंड करता है। ठीक है, in old private bank process time is relatively less or retail asset product revealing their extra commitment in, तो वो रिटेल एसेट एक्सपेंशन में होता ना, 24 घंटे के अंदर आपको पैसा दे दे रहे थे जब आईसीआईसी और वो हुए, बस 4 बातें पूछ के ही आपको लोन सैंक्शन कर देते थे। चलो अब आया प्राइसिंग। तो अभी जहां हम ऊपर वाले इसमें पढ़, देखो इसके प्रोडक्ट सर्विस की डिलीवरी, प्रोडक्ट सर्विस का डेवलपमेंट, एक बार रिकैप करते हैं। देखो ये प्रोसेस है, प्रोसेस मॉडल है, और प्रोसेस मॉडल से पहले आया था हमारा डिलीवरी की बात आई थी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आई थी, यहाँ से शुरू हुआ था हमारा। सबसे पहले हमने करा था एप्लीकेबिलिटी और रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल। ठीक है, इन हाउस आउटसोर्स वाला जो था। फिर हमने बिजनेस प्रोसेस कौन कौन सा यूज़ करेंगे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज और प्रीडोमिनेंट वाले। फिर आया था उसमें बिजनेस अप्रोचेज, बिजनेस अप्रोच थी, इसको रिवाइज कर लेना, हल्का हल्का देख लेना अगर आपको 5-7 दिन और याद रखना है। प्रोडक्ट मॉडल की बात हुई थी, लायबिलिटी प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट और मिसलिनियस सर्विसेज, अदर प्रोडक्ट सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, अब है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी उसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, क्या देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कस्टमर की सर्टेन फंडामेंटल है, क्या मार्केट डायनामिक कैसे है प्राइसिंग के लिए, रिस्क परसेप्शन कैसा है, रिस्क परसेप्शन ज़्यादा होगा तो रेट हाइट कर देंगे, रेट, रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, टेनोर ड्यूरेशन क्या है, रिसोर्स पोजीशन क्या है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पोजीशन क्या है, एंड कस्टमर प्रोफाइल आर द सम वेरिएबल, इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग प्राइसिंग करी जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि प्राइसिंग में कौन से वेरिएबल यूज नहीं करते या कौन सा यूज करते हैं, विच आर फैक्टर्ड इनटू प्राइसिंग मॉडल। द बैलेंसिंग ऑफ these various variable dynamically with changing market dynamics is the key function for good pricing। तो यहाँ बोला है कि ये जो वेरिएबल हैं ऊपर वाले, इन वेरिएबल को चेंजिंग मार्केट डायनेमिक के अकॉर्डिंग मैच करना। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही अपना प्राइसिंग मॉडल करना, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इन एडिशन रेगुलरी एडवाइस, रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी का मतलब हो गया आरबीआई या जो आपका इंश्योरेंस है, ये सब उन्होंने जो कैप लगा रखे हैं बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्राइस मॉडल, कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, दोनों बातें। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग प्राइसिंग है नाउ जेल्ड विद द एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। अब ये क्या हुआ कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं बैंक में, उसी से क्रिएट किया जा रहा है। मतलब एसेट जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वही आपको लोन के रेट डिसाइड करके दे रहा है। जो पीएसबीज हैं, market driven competitive, in almost all the bank pricing is mainly driven for the basis of the asset liability management practices. Of course, regulatory advises price structuring. In general, model is built on the basis of all the above factor, but some banks like State Bank of India, Bank of Baroda have started implementing
aggressive pricing strategy in housing loan segment. Not only capture the fresh account but also the focus on migration of the other banks. तो आजकल काफी रेट सस्ते कर दिए ना. Price structuring for products and services is attempted by bank in many ways. Standalone pricing for different product service is basic structure, while the general structure is basically an outcome of pricing model. Fine tuning always happen due to the different factor. तो प्राइसिंग मॉडल का मतलब क्या हुआ कि जो उन्होंने एक फॉर्मूला बना रखा है, जैसे MCLR का फॉर्मूला बना रखा, MCLR कैसे निकालेंगे सब बातों पे, तो ये मॉडल है. तो कई बार क्या है, इन मॉडल से प्राइसिंग होती है और कई बार बैंक किसी मॉडल से ना लेके स्टैंड अलोन प्रैक्टिसेस. जैसे छोटे बैंक हैं तो उसमें क्या है, कोई मॉडल और यूज़ नहीं करते. वो देखते हैं कि ठीक है इतना % हो रहा है, डिपॉजिट में हमने इतना रखा हुआ, 3% बढ़ा लो, इतना कर दो, इस तरह से. इसमें प्राइसिंग प्रेफरेंस, प्राइसिंग रिबेट्स based on the above also form part of structuring. Special quote of high value deposit and concession rate. तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग इस समय कौन से प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ठीक है, नेगोशिएशन के लेवल कितने हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं. इन एडिशन टू द और इन ल्यू ऑफ द प्राइस रिबेट्स और डिस्काउंट अल्टरनेट प्राइसिंग. अब या तो वो कहेगा भैया NEFT के कोई चार्ज नहीं लगेंगे, या अल्टरनेट प्राइसिंग कर देगा, उसमें एडिशनल फैसिलिटी कर देगा, फ्री रेमिटेंस, उसने कहा कोई NEFT चार्ज नहीं लगेगा, फ्री इशू ऑफ ड्राफ्ट, वेवर ऑफ सर्विस चार्ज. तो ये सर्विस चार्ज में या तो वो वहाँ पे डिस्काउंट देगा, रिबेट देगा, या अदर सर्विसेज कुछ फ्री कर देगा. टेक्नोलॉजी मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग. Technology the backbone of the process and delivery efficiency banks. Technology models basically adopted by the banks in in-house model. तो यहाँ पे होगा टेक्नोलॉजी मॉडल्स बेसिकली अडॉप्टेड बाय बैंक्स आर इन हाउस मॉडल. आउटसोर्स मॉडल, पार्सली इन हाउस. तो ये इतने तरह के जो बार बार हमारे आ रहे हैं, उतने ही तरह के हैं जो टेक्नोलॉजी मॉडल भी. ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या था, जो प्रोसेस करने के लिए बिजनेस मॉडल्स बनाए हुए थे वो भी यही थे, जो इम्प्लीमेंटेशन जहां हमने पढ़ा था यहाँ पर भी वही है. ठीक है, ये पैराग्राफ वही है कि फॉरेन बैंक कैसे करते हैं, नेशनलाइज बैंक कैसे करते हैं. ठीक है, पूरा 100% आउटसोर्सिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे. The level of technology implementation in PSB started from the standalone automated ledger posting machine. तो एक मशीन सबसे पहले शुरू की थी और उसके बाद चलते चलते आज हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं. आजकल प्रिंट जो पासबुक है वो भी इस तरह प्रिंट हो रही कि आप पासबुक डाल दीजिए, अपने आप ही वो रीड कर लेती कि कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना है. The level of implementation in the core banking will directly increase the chance of availability of customer database across product, will increase the scope of cross-selling, upselling. Core banking gives clues about the level of which data base is horizontally or vertically organized. चलो नेक्स्ट, इसमें आखिरी जो पार्ट था, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट हाउसिंग. तो ये समवट सिंपल सा पार्ट है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये होलसेल बैंकिंग है या रिटेल बैंकिंग. तो रिटेल बैंकिंग होता है बिजनेस टू कस्टमर, होलसेल होता है बिजनेस टू बिजनेस. ठीक है, टिकट साइज ऑफ लोन जो होता है इसमें बड़ा होता है, इसमें
जो कॉर्पोरेट लोन में बड़ा होता है इसमें छोटा होता है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड रिकवरी इन मोर लेवरीज, क्योंकि छोटे छोटे अकाउंट होते हैं ना, और जबकि यहाँ पर क्या है, मॉनिटरिंग एंड रिकवरी इन रिटेल एसेट्स आर मोर लेवरीज बिकॉज ऑफ द लार्जर कस्टमर बेस एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट बैंक। द इम्पैक्ट ऑफ एनपीए इज मोर प्रोनाउंस्ड बाय द इन कॉर्पोरेट। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन जब खराब होते हैं तो पूरे बैंक में का बैलेंस शीट हिल जाता है इसमें, ठीक है। चलो हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। अभी तक आप सुन रहे थे, आप पढ़ के आंसर दीजिएगा। D, sir. डी सर। तो सबसे पहले देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, ठीक है। ये चारों हैं, भूल गए लग रहा। ये फोर्थ है हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज, प्रीडोमिनेटली वर्टिकल और प्रीडोमिनेटली। अच्छा चलो इसमें बताइए, इसमें जो प्रोडक्ट्स थे वो सम थे या मोस्ट थे? मोस्ट। More. Most in वर्टिकल vertical. वाले में मोस्ट थे, और यहाँ पे कस्टमर इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। कस्टमर इंफॉर्मेशन, कॉमन कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन, यहाँ मोस्ट था, यहाँ पे क्या थे, सम। क्योंकि ये ध्यान रखना हॉरिजेंटल में सम है, ये ऊपर नीचे लिख दिया। Which of one of the above following way the price structuring of the product and services attempted by bank? तो प्राइस में देखो D. स्टैंड अलोन प्राइसिंग और डिफरेंट, ये तो होता ही है। स्पेसिफिक कोड फॉर द हाई वैल्यू डिपॉजिट, बंडल प्राइसिंग, होलिस्टिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन द टोटल रिलेशनशिप। बताओ क्या आंसर होगा। बैंक अपनी प्राइसिंग के स्ट्रक्चर को ये तीनों अटेम्प्ट से कर सकता है, ठीक है। सर्विस इज अटेम्प्टेड बाय द बैंक, स्टैंड अलोन भी प्राइसिंग कर सकता है, इस पे हाई वैल्यू पे उन्होंने कहा अगर 10 लाख से ज़्यादा का हाउसिंग लोन लोगे तो इतना कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। लास्ट है बंडल प्राइसिंग, होलिस्टिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन टोटल रिलेशनशिप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर रिटेल बैंकिंग? कौन सा नहीं है? Corporate entity. कॉर्पोरेट। ठीक है, कॉर्पोरेट एंटिटी जो है उसमें नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बैकबोन ऑफ रिटेल बैंकिंग? पढ़ा था हमने। Asset product. हाँ, एसेट प्रोडक्ट से इंटरेस्ट का इनकम आता है और उसी से हम लोग जो है ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच कैटेगरी द सेल्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉल्स? Other. बोलिए। Other retail product. अंडर विच कैटेगरी द सेल ऑफ इंश्योरेंस? तो देखो, ना तो ये लाइबिलिटी है ना वो है, ये वाला अदर रिटेल प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो ये टॉपिक पूरा हुआ, कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। और इस टॉपिक में मेरी आपसे बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मान लेना। आप इस टॉपिक को वन टाइम पढ़ रहे हैं तो वन टाइम पढ़ रहे, एक बार इसके हेडिंग्स को और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि प्रोसेस कौन से हैं, प्राइसिंग कैसे है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या पॉइंट है, थोड़ा सा हल्का सा ना, जितने पॉइंटों को हमने हाईलाइट किया हुआ है तो उन सबको देखते हुए, ठीक है। जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज करने का बेनिफिट मिलेगा। अभी टाइम है आपके पास, आज आज रिवाइज कर लीजिए या कल सुबह उठ के कर लीजिएगा, ठीक है।
ये बिल्कुल सीक्वेंस चल रहे हैं, सीक्वेंस चल रहे हैं, पूरी बुक को करने की सोच रखी है हमने। तो 3 यूनिट्स पूरी हो गई हैं हमारी इसमें। कल 4 करेंगे। संडे के लिए स्पेसिफिक मैं सोच रहा हूँ क्या करेंगे, कोई स्पेशल, या तो हाउसिंग लोन को ले लेंगे, मतलब मॉर्गेज प्रोडक्ट को ले लेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो, गुड नाइट। मॉर्निंग में उठ के रिवाइज कर लीजिएगा एक बार।